आज की कहानी बाल विवाह पर आधारित है। कैसे एक 14 साल की लड़की की बचपन में शादी कर देते हैं, फिर वो किन कठिनाइयों से गुजरती है। आज हम अपनी कहानी में इस सब को सुनेंगे। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और इमोशनल कहानी सुनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है मीरा की, जो कि 14 साल की है और बचपन में ही उसकी शादी कर दी जाती है। जब खेलने कूदने की उम्र थी तो उसे साड़ियों से लपेट दिया गया और उस पर जिम्मेदारियां लाद दी गई। पहले के समय में लड़कियों की शादी 12-13 साल में कर दी जाती थी। उन्हें शादी का मतलब भी पता नहीं होता था, बस यह सोचकर खुश हो जाती थी कि नए नए कपड़े मिलेंगे। माँ थी नहीं तो पिताजी ने जो कुछ थोड़ा बहुत घर का काम सिखाया था वही आता था। शादी का दिन आया और बस सारी रस्मों के बाद विदाई का वक्त आ गया। रोते रोते डोली में बैठकर वो ससुराल पहुंच। इतनी आलीशान हवेली देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। तभी सासू माँ की आवाज़ आती है, अरे जल्दी से कलश लाओ, मेरी बहू आ गई है। और मैंने घूंघट की आड़ से सास को देखा। आंखों से एकदम सख्त लग रही थी। मुझे तो उन्हें देखकर बहुत डर लग रहा था। सारी रस्में जब खत्म होती हैं तो रात होते होते मैं इतनी थक गई थी कि जाते ही बिस्तर पर लेट गई और सो गई। सुबह सुबह नौकरानी ने आकर मुझे जगाया। बोली, मालकिन रसोई की रस्म है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, नहीं तो मालकिन गुस्सा हो जाएंगी। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और मैंने आज पहली रसोई में खीर बनाई। खीर सभी को बहुत पसंद आई, सब ने बहुत तारीफ की। पर सासू माँ ने उसमें कमी निकाल दी और कहा, अभी तुम्हें खाना बनाना नहीं आता है, थोड़ा इस पर ध्यान दो और अच्छे से सारे काम सीख लो। अब तुम बड़ी हो गई हो, बचपना छोड़ दो। थोड़े ही दिनों के बाद में मेरे पति को पढ़ने के लिए हॉस्टल जाना था। मेरे पति हॉस्टल चले गए और मैं अकेली रह गई। मैं इतनी बड़ी हवेली में मेरे सास ससुर और मैं। बीच बीच में अमर मुझे चिट्ठी लिखते, मैं उन्हें पढ़ती और बहुत रोती, क्योंकि मैं इतनी अकेली थी कि मैं क्या करती। मेरे अकेलेपन का कोई साथी नहीं था। तभी मैंने एक अपना साथी बनाया। हवेली के पीछे एक आंगन में आम का पेड़ था। वहाँ पर एक कच्ची मिट्टी का कमरा था। मैं वहाँ पर बैठकर उस पेड़ से घंटों बातें करती। मुझे बहुत खुशी होती। मैं अपना सारा हाल उसे बताती जैसे वो मेरा सच्चा साथी बन गया हो। सब लोग उस पेड़ को कहते थे कि ये बांझ है, इसने कभी फल नहीं दिए, पर मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उस पेड़ से बहुत प्यार करने लगी थी। उसे देखते ही मेरी सारी थकान खत्म हो जाती। ऐसे करते हुए 2 साल बीत गए थे और मैं 16 साल की हो गई। आज मेरे पति वापस आ रहे थे। उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। सास सुबह से ही किचन में लगी हुई थी और सारा काम का जायजा ले रही थी। मैं बहुत खुश थी। अब मुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। मैंने 16 श्रृंगार किया। आज मांग का सिंदूर कुछ अलग ही लालिमा लिए हुए था। शायद ये लालिमा मेरे चेहरे पर भी दिख रही थी। तभी मेरी सासू माँ कहती है, अपनी नज़र उतरवा लो, जाओ तुम्हारे पति आ गए हैं। मुझे हलचल से पता चल चुका है। खाना ख़त्म करके सब आराम करने चले जाते हैं। मेरे पति कमरे में आते हैं। मैं तो बस शर्म से लाल हुए जा रही थी। तभी मेरे पति मुझे एक सुंदर सा तोहफ़ा देते हैं। उसमें लाल रंग की साड़ी। मैं तो अपने पति के आने से ही इतनी खुश थी, मुझे तोहफे की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी उनके इस तोहफे से मैं बहुत खुश थी। हमने रात भर बातें की, कुछ शिकायतें की, कुछ प्यार भरी बातें। ऐसे ही समय बीतता गया और 2 साल निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मेरे पति मुझे तुरंत लेकर पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं, जैसे मेरे लिए ही अपनी सांसों को उन्होंने रोक रखा था। और फिर मेरे पति से कहते हैं, इसका ध्यान रखना, मेरे अलावा इसका कोई नहीं था। मैं भीगी आंखों से अपने पिता को विदा करती हूँ।
अब तो सब कुछ मेरे पति ही हैं और उनका परिवार। समय गुजरता है और मेरे पति लॉ की पढ़ाई भी पूरी कर लेते हैं। अब वो एक सरकारी वकील बन गए। पर भगवान ने अभी तक मुझे कोई संतान नहीं दी थी। सासू माँ भी दबी आवाज़ में कहती थी, इतने दिन हो गए हैं मुझे पोते का मुख देखने को नहीं मिला है। अब मैं कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे पति बहुत बिजी रहते थे, वो दिन भर काम करते रहते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई, हवेली की बहू बांझ है। ये शब्द तीर की तरह मुझे चुभ रहे थे। मेरे आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैं रो रो कर अपना दिल हल्का कर रही थी। मेरे पति मुझे दिलासा देते हुए कहते हैं, लोगों का व्यवहार ऐसा ही है, उन पर ध्यान मत दो। पर वो मुझे अंदर ही अंदर खोखला कर रहे थे। ये वो नहीं समझ पा रहे थे। मेरी उम्र अभी 19 साल की हुई थी और इन लोगों ने मुझे बाज बना दिया। बचपन से ही मैं दुबली पतली थी। माँ ना होने के कारण मेरा भरण पोषण भी अच्छे से नहीं हो पाया था। एक दिन अमर की माँ खाने पर कहती है कि अब मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करनी है। उन्होंने तो ऐसे फरमान सुना दिया जैसे कि मैं उनकी कुछ लगती ही नहीं हूँ। उफ, इतना बड़ा धोखा। मैं अपने पति से क्या कहूँ? वो तो मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। वो मुझे कैसे धोखा दे सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। वो रूम में आते हैं तो उनसे बातें करना चाहती हूँ, पर वो मुझसे कह देते हैं, बत्ती बुझा दो, मुझे नींद आ रही है। मैं पति का ऐसा व्यवहार देखकर बहुत ही दुखी हो जाती हूँ। फिर भी उनसे कहती हूँ, क्या आप दूसरी शादी करेंगे? वो कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं, तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। कि तुम्हारी चिक चिक का भी माँ की चिक चिक। मन तो करता है कि आत्महत्या कर लूँ। तब मैंने अपने पति से कहा, आप ऐसा मत बोलिए। मैंने उनके मुख पर हाथ रखते हुए कहा, आपके अलावा मेरा है ही कौन? एक साइड में चुपचाप लेटी रही और पूरी रात रोती रही। सुबह उठी तो एक टूटी हुई औरत बन कर मुझे जीना मंजूर नहीं था। मैंने समझौता कर लिया अपनी हर समस्या से। सारी रात यही सोचती रही कि मेरे पति की मौन स्वीकृति ही है, वो दूसरी शादी करने जा रहे हैं। मैं समझ चुकी थी कि वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं टाल सकते हैं। उनकी माँ ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई है। 1 महीने के अंदर ही माँ ने उसकी शादी एक लड़की से कर दी जो कि नैना थी। नैना दिखने में सुंदर थी। उसका माँ ने बहुत ही अच्छे से स्वागत किया। अब वो घर में आ चुकी थी तो माँ ने मुझसे कहा, अपना सारा सामान लेकर हवेली के पीछे वाले कमरे में चली जाओ। मैं माँ को मना करना चाहती थी कि मैं क्यों जाऊँ, ये तो मेरा कमरा है। किसी के आ जाने से मैं अपना अधिकार थोड़ी ही ना छोड़ दूँगी। पता नहीं क्यों उनकी तीखे शब्दों को मैं झेल नहीं सकती, इसलिए मैंने वो कमरा चुपचाप छोड़ दिया। थोड़े से कपड़े और वो सिंदूर की डिब्बी लेकर मैं वहाँ से चुपचाप चली गई। मैंने अपना इसे भाग्य मान लिया और मैं उसी के साथ जीने लगी। नैना एक समझदार लड़की थी। वो जब कभी भी मुझसे बात करती तो माँ उसे डांट देती और कहती है, उसके पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ जाता, पर मैं कुछ नहीं कहती हूँ और चुपचाप अपने कमरे में बैठकर रोती रहती। उस पेड़ को देखती और उसी से बातें करती। मैं सोचती, क्या मेरी किस्मत में भगवान ने यही सब कुछ लिखा है? आज मेरी हालत इस पेड़ की तरह है जो बेसहारा है, फिर भी वो अपना अस्तित्व बचाए खड़ा हुआ है। तो क्या मैं अपने अस्तित्व को बचा नहीं सकती हूँ? क्या मैं इतनी कमज़ोर हूँ कि किसी के कहने से मैं मुरझाकर अपना अस्तित्व खो दूँगी? नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। जब ये बेजुबान पेड़ लड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं? अपने विचार श्रृंखला से बाहर आते ही मैंने अपने आप को संभाला और हर स्थिति से लड़ने के लिए तैयार हो गई। दिन गुजरते गए और मैंने घर के कामों में अपने आप को व्यस्त कर लिया। अपनी कोठरी के आसपास खूब सारे पेड़ लगाए। बाकी समय मैं उन पेड़ों की देखभाल करने लगी। साथ ही उस आम के पेड़ों की अच्छे से देखभाल करती।
नैना जब मुझसे बात करती तो सासू माँ उसे किसी न किसी बहाने से बुला लेती। मेरे पति अब कुछ ज़्यादा ही व्यस्त होने लगे थे। वो मुझसे बात नहीं करते थे क्योंकि उनकी आंखों में हमेशा पछतावा दिखता था। शायद वो सोचते थे मेरे कारण ही शायद उसकी ये हालत हुई है। उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ के खिलाफ जा पाते। इसीलिए मैंने आज तक उनसे कुछ भी नहीं कहा। समय गुजरता गया। एक दिन नैना खुशखबरी सुनाती है कि वो माँ बनने वाली है। अब ये खुशखबरी सुनकर माँ तो बहुत खुश हो जाती है। पूरी हवेली को त्योहार जैसा माहौल देती है और पूरे हवेली को सजा देती है। नौकरों में तोहफे बांटे जा रहे थे। मैं बहुत खुश थी। चलो, घर में एक नया मेहमान आ रहा है। शायद इस मेहमान के आने से मेरी ज़िंदगी का सूनापन ख़त्म हो जाए। जब भी नैना बहुत कमज़ोर थी क्योंकि उसकी उम्र 16 वर्ष की थी। वो मेरे पास आती तो मैं उससे कहती अपनी देखभाल करो, अच्छे से खाओ पियो। पर धीरे धीरे उसका वजन कम होने लगा। सब लोग बहुत चिंतित थे। एक दिन मैंने अमर से कहा, तुम नैना को शहर के किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। पर सासू माँ ने मना कर दिया। कहा हमारे बच्चे भी तो घर पर हुए थे तो इसके भी बच्चे घर पर होंगे। मेरे पति की तो वही पुरानी आदत, वो अपनी माँ के खिलाफ जा ही नहीं सकते थे और नैना की तबीयत खराब होने लगी। वैद्य जी ने बताया कि इसके अंदर खून की कमी हो रही है, तुम इसे अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, कुछ दवाइयाँ ले लो, इससे वो ठीक हो जाएगी। पर मेरी सासू माँ की ही चलती है। उन्होंने ना तो मुझसे नैना को मिलने दिया, ना उसे डॉक्टर के पास जाने। मुझे तो वो ये कहकर दूर कर देती थी कि एक बाज की छाया पड़ेगी और ये अपशगुन होता है। तो नैना भी मुझसे दूर रहने लगी। मैं पूरे दिन अपने कमरे में रहती और चुपचाप लेटी रहती। मुझे अंदर से डर लग रहा था कहीं मेरी वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मैं नैना से मिलती भी नहीं थी। दिन रात मैं बस यही सोचती रहती थी कि सब कुछ अच्छे से हो जाए और वो दिन भी आ गया। सब लोग भागा दौड़ी कर रहे थे। तभी दाई आती और वो कहती है कि मुबारक हो, आपके घर में लक्ष्मी आई। पर वो नैना को नहीं बचा पाई। इतना बड़ा दुख था फिर भी वो ऐसी बातें कर रही थी। उन्होंने माँ कहती है मैंने तो अपने पोते का मुंह नहीं देख पाया, अब मैं बिना पोते के ही रह गई। बेटी को हाथ में भी नहीं उठाया। उसकी किलकारियाँ सारे हवेली में गूंज रही थी। मैं तो बहुत खुश थी, किसी तरह सब कुछ अच्छे से हो जाता। पर क्या कर सकते थे, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। मैंने बेटी को अपने हाथ में लिया, उसे पुचकारा और माथे पर उसके एक हाथ फिराते हुए मैंने उसे गले से लगा लिया। माँ तो यही चिल्ला रही थी, हाय मैंने पोते का मुंह नहीं देख पाया और ये बहू चली गई। माँ के ऐसे विलाप से पूरी हवेली गूंज रही थी। वो छोटी सी बच्ची दुधमुही, उसे देखकर मेरा कलेजा बाहर आ रहा था। ऐसा लगा जैसे वो मुझे ही देख रही है और मैं ही उसकी माँ हूँ। मैंने उसे अपने गले से लगाकर बस एक ही बात कही, आज से तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। सासू माँ का तो बस वही राग चलता रहा कि लड़कियाँ वंश नहीं बढ़ाती हैं। काश मेरा एक पोता हो जाता, अब मैं क्या करूं। पर किसी को यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब मेरे पति पहले से ज़्यादा खुश थे। समय बीतता चला गया। वो मेरे पास आते, अपनी बिटिया को खिलाते और वहीं पर रुक जाते। मैं भी बहुत खुश थी अपने पति को देखकर। ऐसे साल बीत जाता है। अब मेरी गुड़िया 1 साल की हो गई थी और उसकी माँ की आज बरसी थी। घर में छोटी सी पूजा रखवाई गई थी। पंडित जी के आते ही सबसे पहले सासू माँ ने प्रश्न किया, क्या मैं अपने जीते जी पोते का मुख देख पाऊंगी। पंडित जी ने उनसे कहा, कुछ ग्रह शांति के उपाय कर रहे होंगे, हो सकता है उनकी वजह से ही दिक्कत हो रही हो। हवेली को दिखाइए और पूरी हवेली के मैं शुद्धि करता हूँ। जब वो मेकरी कोठी के पास पहुँचे तो पंडित जी कहने लगे, सबसे पहले ये बांझ पेड़ को यहाँ से हटाओ, इसकी वजह से ही सब कुछ रुका डला है।
मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। मैं बहुत दुखी थी और मैं अपने साथी को बचाना चाहती थी। जैसे ही वो कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने दौड़ते हैं, मैं फुर्ती से पेड़ पर लिपट जाती हूँ और विनती करती हूँ कि मेरे पेड़ को छोड़ दो। वो लोग नहीं मानते हैं। मैं रोती रहती हूँ। मुझे किसी को मुझ पर तरस नहीं आ रहा था। तभी मैं खींच कर धक्का देती हूँ। सब लोग मुझे पकड़कर एक तरफ हटा देते हैं और मेरा सिर पत्थर से टकरा जाता है। सिर से खून की धारा बहने लगती है। ये देखकर मेरे पति से रहा नहीं जाता है। वो तुरंत मेरे पास आते हैं और माँ को चिल्लाते हैं, क्या तुम पागल हो गई हो? अब इसे भी मार डालोगी? तुम तो मेरी कोई भी खुशी देख नहीं सकती हो। दूर हट जाओ मेरी नज़रों से। ये कहकर वो मुझे अस्पताल लेकर आते हैं। मेरी मरहम पट्टी होती है। जब मैं होश में आती हूँ तब डॉक्टर साहिबा इनके पति को बुलाया जाए। मेरे पति आते हैं तो उनसे कहते हैं, इतने लापरवाह आप कैसे हो? आप तो पढ़े लिखे लग रहे हो, फिर ये गलतियां आप कैसे कर सकते हो? मेरे पति कुछ समझ नहीं पाते हैं और वो उनसे कहते हैं, क्या हुआ, क्या गलती हो गई मुझसे कि ऐसी हालत में गिरना अच्छा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। मेरे पति कहते हैं, मतलब मैं समझा नहीं। वो कहती हैं, आपको नहीं पता है कि ये पेट से हैं। मेरी सासू माँ वहाँ खड़ी थी और वो अपने किए पर बहुत पछता रही। वो बहुत खुश थी हैं खबर सुनकर। मेरे पति के भी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ से कहती हैं, दूर रहो, तुम्हें आज से मेरी पत्नी को छूने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा ही किया धरा है। तब मेरी माँ कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं कहती हूँ कोई बात नहीं माँ। तभी वहाँ मेरे पति आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज से मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तब माँ कहती हैं, क्या हुआ? तब डॉक्टर साहिबा आकर कहती हैं, आपको पता नहीं है, आपकी बहू गर्भवती है। ये सुनकर माँ मुझे गले से लगा लेती है और कहती है, बेटी मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूँगी, मुझे माफ़ कर दो। मैं मुस्कुराकर उनसे लिपट जाती हूँ और कहती हूँ, माँ आप रो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी माँ ने मेरा 9 महीने अच्छे से ख्याल रखा। वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ बनकर मेरी हर बात और मेरी हर इच्छा को पूर्ण करती। मैंने उस पेड़ को कटने नहीं दिया और आज वो पेड़ भी बहुत हरा भरा है। आज मेरी डिलीवरी हो गई है और सासू माँ हॉस्पिटल में मुझे ले जाती हैं। वो गलती नहीं दोहराना चाहती हैं जो समय उन्होंने नैना के साथ की थी। तभी डॉक्टर साहिबा आकर कहती हैं, बधाई हो, आपको पोता हुआ है। नर्स की ये बात सुनकर सासू माँ कहती हैं कि मेरी बहू ठीक है? तब वो कहती, हाँ बिल्कुल ठीक है। वो अपनी अंगूठी उतार कर उसको दे देती हैं और कहती हैं, मैं आज बहुत खुश हूँ, मुझे मेरा पोता और बेटी दोनों मिल गए। पूरे हवेली को दुल्हन की तरह सजा दो। आज घर में मेरा पूरा परिवार पूर्ण हो चुका है। मेरी बेटी और मेरे पास बेटे दोनों ही हैं। एक और कहीं खुशी पनप रही थी जिसे बाज कहते थे। आज उस पेड़ में फल आ रहे हैं। शायद हम लोग कुछ ज़्यादा जल्दी ही चिंता करने लगते हैं फल की। हर काम अपने समय पर होता है और समय पर ही उसमें फल आते हैं। चाहे वो कुपोषित शरीर हो, चाहे वो पेड़ हो, दोनों में ही फल अपने समय पर आते हैं। बस उन्हें प्यार और थोड़ी सेवा की ज़रूरत होती है। आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।